नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर शेष करण चारण। मेरे YouTube चैनल क्लिक फॉर कैरियर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन भारतीय इतिहास की सीरीज़ के अंदर आज पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता के ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दो पार्ट में है। इसमें ऋग्वैदिक काल का पार्ट 1, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि वैदिक सभ्यता का प्रारंभ कहाँ हुआ है, इसको आर्य सभ्यता क्यों कहा जाता है, इसका समय जो था वो कौन सा था, और इस वैदिक सभ्यता का भौगोलिक विस्तार जो है वो कहाँ तक था, इनका राजनीतिक और सामाजिक जीवन के बारे में अपन यहाँ पे इस पार्ट के अंदर अपन लेंगे। सबसे पहले दोस्तों आता है ऋग्वैदिक। ये वैदिक सभ्यता जो है इसके दो पार्ट है, एक आता है ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। याद रखना, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल का मतलब ये है कि इस समय वेदों में सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद की रचना हुई, ऋग्वैदिक संस्कृति इसी समय ज़्यादा फलीभूत हुई। और ऋग्वैदिक काल को पढ़ने से पहले, ऋग्वैदिक सभ्यता को पढ़ने से पहले अपन को ये समझना चाहिए कि ऋग्वेद क्या था। ऋग्वेद जो है, एक अपन सभी को पता है कि 4 वेदों में से सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद के अंदर जो ऋचाएँ और इसके अंदर मंत्रों युक्त छंद है, ऋचा और मंत्रों युक्त छंद है, जिसके अंदर याद रखना होताय नाम के ब्राह्मण जो है ये अग्नि को आहूत करके देवताओं को मंत्रों द्वारा आह्वान करते थे ऋग्वेद के अंदर। इसके अंदर आप देखोगे तो टोटल 10 मंडल है ऋग्वेद के अंदर और 1028 सूक्त है। याद रखना, 10 मंडल और 1028 सूक्त है ऋग्वेद के अंदर। पहला और 10वां मंडल जो है वो सबसे बाद में जोड़ा गया है। पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय और कौशितकी। याद रखना, ऐत्रेय और कौशितकी, ये इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय और कौशितकी। अब अपन देखते हैं कि इन 10 मंडल है ऋग्वेद के, इन 10 मंडल के अंदर दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक, याद रखना ये जो 10 मंडल है इसमें से 2 से लेकर 7 तक विभिन्न ऋषियों को समर्पित है। अब ये ऋषि कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो इनके लिए एक मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। ग्र वी वा अ भा व। दूसरा मंडल जो है वो गृहत्समद, याद रखना, गृहत्समद ऋषि को समर्पित है। तीसरा मंडल जो है वो विश्वामित्र को है। चौथा मंडल जो है ये वामदेव को है। ये दूसरा, तीसरा, चौथा। 5वां मंडल जो है ये अत्रि को है, ऋषि अत्रि को। 6वां जो है ये भारद्वाज को है। और 7वां जो है ये वशिष्ठ ऋषि को समर्पित है। तो 2 से लेकर 7 मंडल विविध ऋषियों को है। इसके अलावा 8वां मंडल जो है वो है कण्व और अंगिरस देवताओं को, कण्व और अंगिरस को, और 9वां मंडल जो है ये सोम देवता को। इस तरीके से ऋग्वेद के ये 10 मंडल है, जिसमें पहला और 10वां मंडल जो है वो सबसे बाद में जोड़ा गया है। 2 से लेकर 7 तक के ये जो मंडल है ये विविध ऋषियों को समर्पित है। इनका फॉर्मूला ग्र वी वा अभाव आप याद कर सकते हो। 8वां मंडल कण्व और अंगिरस ऋषियों को समर्पित है और 9वां मंडल जो है ये सोम देवता को समर्पित है।
तो इस कारण इस संस्कृति में ऋग्वेद का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। इस कारण इस संस्कृति को ऋग्वेदिक संस्कृति भी कहा जाता है और आर्य संस्कृति भी कहा जाता है। अब आते हैं कि इसको आर्य क्यों कहा जाता है। आर्य संस्कृति कहने के पीछे इसका तर्क ये है कि सबसे पहले सिंधु सभ्यता का जो अपन ने इससे पहले पार्ट पढ़ा था, उसमें अपन ने पढ़ा था कि किस तरीके से कुछ पुरातत्वविद और इतिहासकारों ने ये माना है कि इसके ऊपर सिंधु सभ्यता के ऊपर आर्यों के आक्रमण के बाद ये समाप्त हो गई थी और एक नई सभ्यता बनी जिसको वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। ये आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, इनका समय क्या था, इनके बारे में विद्वानों का अलग अलग मत है। आर्य जो है ये 1500 वर्ष पहले ईसा पूर्व, 1500 वर्ष ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट, पश्चिमोत्तर प्रांत जो है अपना सीमावर्ती, जहाँ से अपन भारत का मैप अगर देखते हैं तो इसके अंदर ये जो प्रांत है, ये प्रांत पश्चिमोत्तर प्रांत, यहाँ से अपन ये मानते हैं कि आर्य भारत के अंदर आए थे। इसके बारे में भी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैक्स मूलर और वाइल्ड स्टाइन, याद रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनका ही आता है। मैक्स मूलर और वाइल्ड स्टाइन के अनुसार इनका जो आर्यों का स्थल है ये था मध्य एशिया, मध्य एशिया अथवा बैक्टीरिया, मध्य एशिया अथवा बैक्टीरिया से मैक्स मूलर और स्टाइन महोदय ये मानते कि ये यहाँ से आए। बाल गंगाधर तिलक जो है अपने क्रांतिकारी महान उस समय, तिलक महोदय ये मानते हैं कि इनका जो है ये साइबेरिया प्रदेश कह सकते हैं या उत्तरी ध्रुव, साइबेरिया या उत्तरी ध्रुव, यहाँ से मानते हैं। अगर इस मैप में अगर इधर देखते हैं तो ये तिलक महोदय ये मानते हैं कि साइबेरिया और उत्तरी ध्रुव से आए हैं। डॉक्टर अवनिंद्र चंद्र बोस है, वो ये मानते हैं, एसी बोस, कि आर्य जो है सप्त सिंधु से आए हैं। सप्त सिंधु एक एरिया है, ये सप्त सिंधु कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। ऋग्वेद के अंदर भी इसका उल्लेख है। ये जो सिंधु नदी है इसकी सहायक नदियाँ जो है जेसी, वीआरएस, झेलम, चेनाब, व्यास, रावी, सतलज, इन और सिंधु, इन नदियों के संगम का जो एरिया है ये सारा सप्त सिंधु एरिया कहलाता है। और इसके अलावा प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड जो है ये मानते हैं कि दक्षिण रूस, प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड ये सिंधु आर्यों का प्रदेश दक्षिण रूस मानते हैं। प्रोफेसर पेंका जो है ये इनको, प्रोफेसर पेंका ये इनका प्रदेश मानते हैं उत्तरी जर्मनी का, जिसके ऊपर हिटलर जो है बहुत, इटली जर्मनी उत्तरी जर्मनी जो है जिनके ऊपर हिटलर बहुत ज़्यादा गर्व किया करता था। नॉर्डिक आर्यंस जिनको कहता था कि ये आर्यों की मूल धरती है उत्तरी जर्मनी, ये प्रोफेसर पेंका ऐसा मानते हैं। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ये मानते हैं कि तिब्बत एरिया जो है, स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसा मानते हैं कि इस एरिया से आर्य भारत के अंदर आए थे। कुल मिला के सभी विद्वानों का अलग अलग राय है, लेकिन अधिकतर विद्वान मैक्स मूलर के इस कथन से ज़्यादा सहमत है कि 1500 वर्ष पहले पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से आर्य जो है ये मध्य एशिया से भारत के अंदर आए थे और सिंधु सभ्यता के लोगों के ऊपर इन्होंने अधिकार किया, यहाँ पर इनका प्रभुत्व जमाया था। तो इस कारण जब आर्य संस्कृति का बोलबाला हो गया, इस कारण ऋग्वेदिक सभ्यता को, वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। अब आते हैं अपन ये जो सभ्यता थी ऋग्वेदिक सभ्यता, इसका वैदिक सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था। तो मैं बता देता हूँ कि इसमें सप्त सिंधु प्रदेश जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ, यहाँ इसका ऋग्वेद में उल्लेख है। याद रखना ऋग्वेद में उल्लेख है कि आर्यों का ये सबसे प्रमुख स्थान था, सप्त सिंधु प्रदेश। इसके अलावा सरस्वती नदी जो है इसको नदी तमा कहा गया था, यानी सभी नदियों से प्रमुख नदी तमा सरस्वती नदी को कहा गया था। तो सरस्वती और गंगा नदी का भी उल्लेख है, तो इसका मतलब सिंधु लोग यहाँ पे भी थे। इसके अलावा हिमालय पर्वत, ये जो हिमालय अपन देखते हैं और इसकी मुंजवत चोटी,
हिमालय पर्वत की मुंजवत चोटी का भी उल्लेख अपने ऋग्वेद के अंदर है। कहने का मतलब आर्य सप्त सिंधु प्रदेश में भी रहते थे, गंगा के किनारे में भी रहते थे। इसका मतलब ये जो भाग है जिसको आर्यावर्त कहा जाता था, इस एरिया के अंदर आर्यों का मूल निवास, ये आर्य यहाँ पर रहते थे और इनका भौगोलिक विस्तार आर्यों का यहाँ तक था। अब आता है आर्यों की जो व्यवस्था थी वो किस तरीके की थी, राजनीतिक व्यवस्था जो है वो कैसी थी। मैं आपको बताऊं, आर्य जो है इनके समय से पहली बार कबीलाई व्यवस्था स्टार्ट हुई। 5 कबीले थे। इन 5 कबीलों के कारण इनको 5 जन्य कहा जाता था। अनु, द्रोह्य, पुरु, युद्ध, इन 5 जो कबीले हैं और इनके कारण इनको तुर्वस, इसके कारण 5 जन्य कहा जाता था। याद रखना, इन 5 कबीलों के कारण, ये जो 5 कबीले हैं ये आर्य व्यवस्था के जो राजनीतिक लोगों था आर्यों का, उनके अंदर ये 5 कबीले थे। इसके अंदर इनको 5 जन्य कहा जाता था। इसके अलावा अपन देखते हैं कि इस समय के अंदर 2 मुख्य कबीले थे, जिसमें थे भरत कबीला जो था, इसका राजा था जिसका नाम था सुदास। सुदास राजा भरत कबीले का था। इसके साथ ये आर्य राजा थे, इसके साथ 10 और राजाओं के साथ लड़ाई हुई जिसको 10 राज्य, याद रखना, 10 राज्य युद्ध कहा जाता है। इसमें 5 आर्य और 5 आर्येतर राजा थे जिनकी लड़ाई भरत कबीले के राजा सुदास से हुई थी। ये लड़ाई जो है ये परुष्णी नदी, याद रखना, परुष्णी नदी जिसको अपन रावी नदी के नाम से जानते हैं, इस नदी के किनारे पर पानी के लिए ये लड़ाई हुई थी भरत कबीले के राजा सुदास और 10 राज्य राजाओं के बीच में। ऐसा माना जाता है कि ये पहला विश्व युद्ध था उस समय सभ्यताओं के बीच में। तो परुष्णी जो कि रावी नदी के नाम से विख्यात है, इसके किनारे पे युद्ध हुआ था और इस युद्ध के अंदर सुदास की विजय हुई थी। भरत कबीले के राजा जो सुदास थे इनकी विजय हुई थी। और बाद में इस भरत और पुरु, ये जो है भरत और कुरु कबीले के बीच में मैत्री हो गई, दोस्ती हो गई और इनसे एक नया राजवंश बना जिसको अपन कुरु राजवंश कहते हैं। भरत और पुरु जो अलग अलग कबीले वंश थे, इनके बीच में मैत्री होने के बाद एक नया वंश बना जिसको कुरु वंश कहा जाता था। तो ये तो थे इनके राजवंश, कबीलाई व्यवस्था। अब आता है इस समय यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था के जो संस्थाएं थी वो कौन सी थी। तो मैं बताता हूँ, यहाँ 4 तरीके की संस्थाएं थी इस समय ऋग्वेदिक काल के अंदर। इन 4 संस्थाओं में से सबसे पहले जो संस्था थी, सबसे प्राचीन, वो थी विदथ। याद रखना, ये सबसे प्राचीन संस्था थी और गणमान्य लोगों की संस्था थी। दूसरा उल्लेख आता है सभा का। सभा जो है ये संभ्रांत लोगों की अथवा अनुभवी लोगों की ये एक संस्था थी जिसको आजकल अपन राज्यसभा के रूप में समझ सकते हैं, जो संभ्रांत लोगों की और अनुभवी लोगों की संस्था थी। तीसरा नाम आता है समिति का। ये जो है ये एक जनप्रतिनिधि सभा थी जिसको अपन आज के समय में लोकसभा भी कह सकते हैं और ये राजाओं के ऊपर नियंत्रण रखती थी। राजा जो है उसके कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए ये समिति हुआ करती थी। और एक थी गण, ये भी व्यवस्था चलाने के लिए इन 4 सभाओं का, 4 संस्थाओं का उल्लेख ऋग्वेदिक काल के अंदर आता है। अब इसमें अपन देखते हैं कि और क्या क्या परिवर्तन थे। तो मैं आपको बता देता हूँ, राजा का पद इस समय वंशानुगत हो गया था। राजा और पुरोहित का पद, ये 2 पद जो थे ये वंशानुगत हो गए थे। इसके अलावा सेनानी, जो सेनापति होता था, राजा, पुरोहित, सेनानी, रथकार, सूत, ऐसे टोटल 12 रत्नी थे। इनको सभी को रत्नी कहा जाता था। ये 12 रत्नी थे जो राजा का जब राज्याभिषेक होता था इस समय इनकी उपस्थिति जरूरी थी।
तो ये इस समय की राजनीतिक व्यवस्था थी। इसके बाद आता है, इसमें कहीं कहीं भी उल्लेख ये भी आता है कि इसमें जो गुप्तचर व्यवस्था थी उनको स्पस कहा जाता था। स्पस, जिनको गुप्तचर कहा जाता था, जासूसी करने वाले लोग, सीक्रेट सर्विस जिसे अपन आज के मानते हैं रो या आईबी की तरह, उस वैसे स्पस को इस समय ऋग्वेदिक काल में गुप्तचर कहा जाता था। अब आते हैं अपन इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो ये सारा राजनीतिक जीवन आर्यों का हो गया, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हो गया। अब आते हैं अपन इसकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में। आर्यों की सामाजिक व्यवस्था जो सिंधु सभ्यता थी उसके एकदम विपरीत थी। सिंधु सभ्यता में अपन ने देखा कि मातृसत्तात्मक परिवार था, तो यहाँ पर जो सामाजिक व्यवस्था देखते हैं ऋग्वेद में, उस समय इनका परिवार की जो थे वो पितृसत्तात्मक हो गया था। पितृसत्तात्मक, सैंधव में मातृसत्तात्मक था और यहाँ पर पितृसत्तात्मक हो गया था। इसके अलावा अपन देखते हैं तो इसमें महिलाओं को जो है वंश जो वारिसदार होता था उसमें पुत्र को ही माना जाता था। लड़कियों को किसी भी उस जो पिता की पैतृक संपत्ति थी उसमें भागीदार नहीं माना जाता था। लड़कियों को पिता की पैतृक संपत्ति के अंदर भागीदार नहीं माना जाता था। वंशानुगत जो अधिकार मिलते थे वो पुत्र को मिलते थे। फिर भी स्त्रियों को यज्ञ में बैठने का अधिकार था और दूसरे धार्मिक अनुष्ठान जितने होते थे उसमें स्त्री जो है बराबरी के रूप में भागीदार होती थी। संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी। परिवार की जो संपन्नता थी वो जितना वृहद परिवार होता था उसके ऊपर निर्भर करती थी। यानी जिनका परिवार जितना ज़्यादा बड़ा होता था उतना ही वो परिवार संपन्न और प्रभावशाली माना जाता था। इसके अलावा अपन देखते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के अंदर अपने पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख आता है। याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के अंदर वर्ण व्यवस्था का माना गया है कि ब्रह्मा के जो मुख से है वो ब्राह्मणों का जन्म हुआ, बाजुओं से क्षत्रियों का, कमर से वैश्यों का और शूद्र का, चरणों में ब्रह्मा से उत्पत्ति हुई थी। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंदर इसका उल्लेख आता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि विवाह प्रथा जो थी वो किस तरीके की थी। इस समय के अंदर विवाह के अंदर अपन देखते हैं कि बाल विवाह बिल्कुल प्रचलित नहीं था। याद रखना इस चीज़ को। जो कन्याएं आजीवन अविवाहित रहती थी उनको आमजू कहा जाता था। आमजू कौन थी? जो अविवाहित रहती थी। अविवाहित कन्याओं को आमजू कहा जाता था। इसके अलावा अपन देखते हैं कि पुनर्विवाह की परंपरा भी इस समय मौजूद थी और शिक्षा के अंदर महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था और पुत्री का उपनयन संस्कार भी किया जाता था। यानी धार्मिक कार्यों के अंदर और शिक्षा के अंदर महिलाओं को और बेटियों को बराबर का अधिकार था। इसके अलावा अपन देखते हैं कि दास प्रथा का भी इस समय प्रचलन था और दास प्रथा के अलावा बहुत सारी विद्वान कन्याओं का नाम मिलता है जिसमें लोपामुद्रा, इस समय घोषा, अपला, शिकता और विश्वारा, ये विदुषी कन्याएं जो है उनका उल्लेख आता है। लोपामुद्रा जो है ये विदर्भ राज की कन्या थी। याद रखना, लोपामुद्रा जो है विदर्भ राज की कन्या थी और इसका विवाह हुआ था अगस्त्य मुनि के साथ। अगस्त्य ऋषि के साथ इनका विवाह हुआ था और इन्होंने वेदों की रचनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ऐसी विदुषी कन्याएं इस ऋग्वेदिक काल के अंदर भी थी। ये यहाँ के वैदिक कालिक लोगों का सामाजिक जीवन था। तो इस टॉपिक के अंदर हमने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा, वहाँ के विस्तार के बारे में पढ़ा, ऋग्वेदिक सभ्यता के विस्तार के बारे में और राजनीतिक जीवन और धार्मिक सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ा है। अगले सीरीज़ के अंदर अपन देखेंगे पार्ट 2 के अंदर, तो यहाँ के लोगों का धार्मिक जीवन, देवी देवता, आर्थिक क्रियाएं, इनके बारे में। तो आप जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल क्लिक फॉर करियर। मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मेरा जो ये चैनल था इसका नाम हेलो हिस्ट्री बाय प्रोफेसर चारण था। बहुत सारे दोस्तों की सलाह पर और बहुत ही कम समय में इसके सब्सक्राइबर एकदम से बढ़ गए और बहुत सारे दोस्तों की सलाह पर उन्होंने कहा कि नाम कुछ ऐसा हो तो जल्दी से अपन सर्च कर सकते हैं, और उनकी सलाह पर मैंने
अपने यूट्यूब चैनल का नाम रखा है क्लिक फॉर करियर। याद रखना, भूलना मत, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, क्लिक फॉर करियर। अगली पार्ट ऋग्वेदिक काल के पार्ट 2 में फिर मिलते हैं। थैंक यू।